दोस्तों अभी जा रही हूँ डीगल टोल प्लाजा की तरफ। अब देखिए माइग्रेशन सीज़न ख़त्म होने के बाद भी अभी ये इक्के दुक्के बार हेडेड गीज़ यहाँ पर रह गए हैं। हालांकि विंटर में इस बार मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया इस एरिया में, क्योंकि ज़्यादातर मैं बाहर ही थी। तो बार हेडेड गीज़ इस साइड मुझे नहीं दिखे थे, सांपला वाले साइड दिखे थे। लेकिन आज जब ये मतलब गर्मी पड़ रही है ऑलमोस्ट, तब ये बार हेडेड गीज़ यहाँ पे 5-6 हैं। ये 2 यहाँ पे हैं, 2 ये है, ये सामने वाला इग्रेट है, और ये 2 इधर हैं, एक ये 4-5 और हैं यहाँ पर। ये सारे बार हेडेड गीज़ हैं। तो इनका वापस जाने का टाइम हो गया है, वापस चले जाएंगे कुछ ही समय में। ये देखिए और पास से ये एक्चुअली चारागाह है जहाँ पे भैंस वगैरह चराते हैं यहाँ के लोकल्स। यहाँ पे पहले भी मैंने एक बार शूट किया था, जब मैंने बर्ड्स के लंग्स में प्लास्टिक मटेरियल, माइक्रो प्लास्टिक्स होने की बात की थी। उस टाइम पे भी यहाँ पे बार हेडेड गीज़ थे। और आइबिस वगैरह भी कॉमनली यहाँ पे मिल जाते हैं। अभी जा रही हूँ, देखती हूँ वहाँ पे जहाँ पे मैं शूट करती हूँ नॉर्मली, वहाँ पे और क्या क्या मिलता है, और कुछ नई इन्फॉर्मेशन भी शेयर करनी है, वो भी शेयर कर। गेहूँ की फसल देखिए पक चुकी है, और कुछ ही दिनों में बिल्कुल जैसे बैसाखी आती है 14 अप्रैल के आसपास, तो उसी समय से हार्वेस्ट सीज़न शुरू होता है। इस समय जो बारिश और ओलावृष्टि वगैरह हो रही है, ये इस फसल के लिए बहुत नुकसानदायक है। और अब खरीफ की फसल में भी इस साल प्रॉब्लम आने वाली है। जो ईरान इजराइल US वॉर है, उसकी वजह से आपको पता ही होगा फर्टिलाइज़र्स का लगभग 50% हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से, और इन्हीं कंट्रीज़ से आता है। जो रास्ता इन्होंने बंद किया हुआ है उसी तरफ से आता है। तो खरीफ की फसल में, खरीफ फसल की बुआई इस बार बहुत महंगी पड़ने वाली है किसानों को। और साथ ही में जो पिछले साल की खरीफ फसल थी, वो एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। वो भी इसी वजह से, क्योंकि समुद्री रास्ते काफ़ी हद तक स्लो डाउन हो गए या बंद हो गए, तो लोगों के एक्सपोर्ट रुके हुए हैं। तो पिछले साल की खरीफ फसल का भी बुरा हाल हो रहा है। इस समय तो प्राइसेस गिर चुके हैं इसीलिए, लेकिन जो अगली खरीफ फसल होगी उसकी बुआई में दिक्कत होगी। तो जाहिर सी बात है बहुत सारे किसान जो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, हो सकता है वो ना फसल उगाएं उस सीज़न में। तो फ्यूचर में क्या होगा कि अगले साल के लिए फूड शॉर्टेज होना शुरू हो जाएगा। और फिलहाल ये जो रबी क्रॉप है, जो ये अभी रबी की फसल जो तैयार है बिल्कुल कटने के लिए, अगर इस समय बारिश ओलावृष्टि वगैरह ज़्यादा होती रही तो ये फसल भी जितनी मात्रा में होनी चाहिए उससे थोड़ी कम हो जाएगी। तो फूड शॉर्टेज एक बड़ी रियल क्राइसिस है, और इसी बारे में मैं कुछ और भी डिस्कस करना चाहती थी, जो मैंने एक बार और अपने वीडियो में डाला था। आई थिंक 2 या 3 साल पहले की बात है, शायद 2024 की बात होगी, क्योंकि मैंने रेगुलर तरीके से ब्लॉगिंग तो 2024 से ही करना शुरू किया था। उस टाइम पे मैंने ये डिस्कस किया था कि बहुत सारे वाइल्ड ग्रासेस हैं, जैसे ये हमारे जितने फूड क्रॉप्स हैं ये ग्रास की फैमिली के ही हैं। मतलब ग्रास के परिवार, जो घास होती है उसी परिवार से हैं। ये घास के भी बीज होते हैं, आपको पता है मुनियाज वगैरह घास की बीज खाती हैं। तो चावल वगैरह ये सब जो भी है, ये वाइल्ड ग्रासेस ही थी जो अब डेवलप हो गई। इवन शुगर केन भी एक तरह की ग्रास है। तो इस तरह के और कई हज़ारों स्पीशीज़ हैं ग्रास की, जो फ्यूचर में फूड क्रॉप का काम कर सकती हैं। तो जो हमारी जेनेटिक लेबोरेटरीज़ हैं, इसी तरह से एक अनुष्ठान है जिसको कहते हैं सीड बैंक। तो वो सीड बैंक्स हैं या अपने जो जेनेटिक लैब्स हैं, वहाँ पर फ्यूचर क्रॉप्स को डेवलप करने के लिए भी काम किया जा रहा है। कि अगर भविष्य में जो हम जैसे खाने की जो वैरायटी जो हम जानते हैं कि गेहूं है, चावल है, और अब मिलेट्स भी काफ़ी लोग खाने लग गए हैं, तो इसके अलावा और भी क्रॉप्स हैं जो हमारे फ्यूचर फूड की तरह से उभर सकते हैं। तो फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली हैं, जैसा कि दुनिया जिस तरफ जा रही है, जिस डायरेक्शन में, उसको देखते हुए लग रहा है कि वो चेंजेस लाने ज़रूरी हो जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें चेंज जो होंगी, उसके अंदर एक हमारा खाने का प्लेट भी हो सकता है। ये देखिए हार्वेस्ट के लिए ये मशीन जा रही है, थ्रेशिंग मशीन होती है। और जो खेत में आप देखेंगे जब फसल की कटाई हो रही होती है, तो ऐसी बहुत सारी मशीनें लगी होती हैं यहाँ पे। तो अब बस शुरू होने वाला है हार्वेस्ट सीज़न, तो उसकी तैयारी हो रही है पूरी ज़ोर शोर से। यहाँ पर एक डव बैठी है आज, और यहीं पत्तों में किंगफिशर भी है, वाइट थ्रोटेड किंगफिशर।
हेरन वगैरह दिख नहीं रहे हैं आज। एक ड्रोंगो भी अभी बैठा हुआ था यहाँ सामने इस पेड़ पर। तो जो मैं आपसे कह रही थी कि मुझे कुछ न्यूज़ शेयर करनी है, वो न्यूज़ ये है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसका कि संरक्षण किया जा रहा है राजस्थान में जैसलमेर में, आपको पता है मैंने दिखाया भी था। उस जगह पे हम डेजर्ट नेशनल पार्क में गए भी थे और वहाँ पे मतलब जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड था वो हमें दिखा था। कई वीडियोस, शॉर्ट्स, सारा कुछ शेयर किया था, आप लोगों ने पसंद भी किया था। तो गुजरात में भी जो रण ऑफ कच्छ है वहाँ पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। हालांकि राजस्थान की तरह उस तरह से वहाँ पर कोई मतलब लैब वगैरह सेटअप नहीं किया हुआ है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए, लेकिन वहाँ पर नेचुरल कंडीशंस में एक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चिक का बर्थ हुआ है। किंगफिशर यहाँ पे आके बैठा है कहीं पे। तो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट उपलब्धि मानी जा रही है, क्योंकि नेचुरल सेटिंग्स में बिना किसी ह्यूमन सपोर्ट के, बिना इंसान के किसी मदद के, एक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के अंडे में से चूजा निकला है। और वहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि जिस जगह पे ये हुआ है वहाँ पे टोटल केवल 3 एडल्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैं और अब ये चूजा जो है वो वहाँ पे आ गया है, तो उसका जन्म हुआ है। तो उस चूजे को बिल्कुल Z+ सिक्योरिटी दी जा रही है, जिसकी कि उसको ज़रूरत भी है। जो भी समस्याएं वहाँ पे आ सकती हैं, जो मतलब उसके सर्वाइवल के लिए हैजर्ड हो सकता है, उससे बचने के लिए उसको Z+ सिक्योरिटी दी जा रही है। बहुत सारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों की वहाँ पे ड्यूटी लगाई गई है उसकी सेफ्टी के लिए। यहाँ पर बैठा है व्हाइट थ्रोटेड किंगफिशर, फाइनली ये फ्रेम में आया। सूरज बिल्कुल सामने है तो दिक्कत हो रही है थोड़ी सी। खैर आवाज़ यहाँ पे हेरन्स वगैरह तो नहीं है, लेकिन पीछे से ब्लैक फ्रैंकोलिन की आवाज़ आ रही है, लेकिन सिर्फ आवाज़ ही करेगा, वो सामने तो आएगा नहीं। ब्लैक फ्रैंकोलिन के साथ ये बड़ी ट्रेजेडी है। अभी रिसेंटली मैंने राजस्थान में कई बार देखा भी ब्लैक फ्रैंकोलिन, लेकिन बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए, बहुत अच्छी साइटिंग नहीं थी। यहाँ पर 4-5 हैं एशियन ओपन बिल स्टॉक। ये देखिए, एक ये है, 2 इधर हैं एशियन ओपन बिल। ये आइबिस घूम रहा है यहाँ पे, रेड नेप्ड आइबिस। एशियन ओपन बिल को ओपन बिल क्यों बनाया गया है बताया मैंने कई बार, क्योंकि ये मोलस्क वगैरह खाता है और इसकी जो दोनों बीक्स के बीच में जो गैप है उसमें दबा के ही मोलस्क को तोड़ता है, ये खाने के लायक बनाता है। ये देखिए पूरी फैमिली है, ये तो ईग्रेट है, एशियन ओपन बिल की पूरी फैमिली। और यहाँ पे वुली नेक स्टॉक भी दोनों बैठे हैं। 2 वुली नेक स्टॉक थे, अभी एक कहाँ चला गया, यहीं आसपास कहीं होगा। दोनों एक साथ ही बैठे थे। इनका टावर पे है नेस्ट। अभी उधर से ही मैं यू टर्न लेके आई हूँ और नेस्ट में कोई नहीं था, तो मुझे लगा कि शायद या तो ये चले गए होंगे इस समय, या इनका कहीं और इस समय बैठे होंगे। ये रोड के ऑपोजिट साइड में बैठे हैं। ये है एशियन ओपन बिल और यहाँ पे है वुली नेक स्टॉक, ये झाड़ के पीछे। 1-2 आइबिस भी हैं शायद, जो ब्लैक हेडेड आइबिस रहते हैं। तो पानी का यहाँ पे एक छोटा सा पूल है। पहले इसमें माइग्रेटरी बर्ड्स भी रहती थी। यहाँ पे मैंने ब्लैक नेक स्टॉक भी शूट किया हुआ है, लेकिन एक ही मिला था वो, और एक ही बार मिला था। एक ये पॉन्ड हेरन भी यहाँ पर है। तो सारी बर्ड्स जो इस तरफ मिलती थी वो आज सब उस तरफ गई हुई हैं, लेकिन अच्छा है, चलो आसपास ही हैं। तो ये सारी स्टॉक फैमिली के मेंबर्स यहाँ पे ज़्यादा हैं। एशियन ओपन बिल, वुली नेक स्टॉक, एक हेरन है और एक ईग्रेट है। आज दोस्तों यहाँ पे पेंटेड स्टॉक के साथ सारस भी है। पहले भी यहाँ पे एक बार पेंटेड स्टॉक मैंने दिखाया था, जब पिछला वीडियो आया था। ये देखिए पेंटेड स्टॉक वहीं बैठा है और यहाँ पे सारस है और एक सिंगल सारस है। ये दूसरा सारस, इसका पार्टनर दिख नहीं रहा है कहीं आसपास। आज उस जगह पे नहीं मिला सारस जहाँ मुझे मिलता है, वुली नेक स्टॉक के नेस्ट के पास, लेकिन यहाँ पे एक सिंगल सारस है और ऊपर की तरफ देख रहे हैं। नॉर्मली ऊपर की तरफ जब ये देखते हैं तो इनका जो टिपिकल जो मेटिंग कॉल होता है वो निकालते हैं, और एक मेटिंग डांस भी होता है सारस का। अभी तक मैंने कभी देखा नहीं है वो, लेकिन बहुत से लोग उसकी फ़ोटोज़ जो डालते हैं वो बड़ी अच्छी होती हैं। थोड़ी देर वेट करती हूँ, हो सकता है ये कॉल या डांस करे तो उसको शूट करके दिखाऊंगी आपको। तो ये सारस अकेला नहीं था, दूसरा सारस यहाँ ज़मीन पे बैठा हुआ है।
सारस को देखिए बैठा हुआ आपने कम ही देखा होगा, एक बार और मैंने शो किया था आपको, एक वीडियो बनाया था मैंने, इसमें सारस बैठा हुआ था नीचे, तो तभी मुझे अजीब लग रहा था कि ये अकेला कैसे है। तो ये एक नीचे बैठा हुआ है और एक जो है वो खड़ा हुआ है, इधर उधर देख रहा है। 2 सारस क्रेन है यहाँ पे। अब ये कौन सा पेयर है, वही वाला है जो पहले उस टावर के पास रहता था या रोड के इस साइड पे रहता था पहले, जहाँ पर अभी एशियन ओपन बिल वगैरह मैंने दिखाया, वहाँ पे भी एक सारस का जोड़ा रहता था। दोस्तों इस पूरे एरिया में अब काफ़ी सारा जो है कचरा बहुत ज़्यादा फैल गया है। 2019 में जब मैं यहाँ पे आई थी तब से 7 साल हो गए हैं, इतना कचरा मैंने यहाँ पे फैला हुआ कभी नहीं देखा। और एक बात और मैं आपको बताऊं कि अभी जो फ्यूल शॉर्टेज और फर्टिलाइज़र शॉर्टेज जिससे कि देश गुजर रहा है और आगे भी गुजरने वाला है, उसका जवाब काफ़ी हद तक इसमें भी है। और जो हमारे जानवर हैं जिनका गोबर पहले हमेशा यूटिलाइज़ किया जाता था, आज भी गाँव में यूटिलाइज़ किया जाता है, लेकिन उस हद तक नहीं जितना कि पहले करते थे लोग। फ्यूल के लिए भी यूज़ करते थे और फर्टिलाइज़र के लिए भी यूज़ करते थे। उसी तरह जो किचन वेस्ट है या जो रोड साइड में जूस वाले या बाकी लोग जो दुकानें लगाते हैं, वो अपना सारा जो फलों के छिलके वगैरह जो भी वेस्ट होता है उसको ऐसे ही फेंक देते हैं रोड साइड में। और जो प्लास्टिक पोल्यूशन है वो तो अलग है, प्लास्टिक का तो कोई सोल्यूशन नहीं है, आप प्लास्टिक को यूज़ करना बंद करें, वही एक सोल्यूशन है उसका। लेकिन जो बाकी वेस्ट है, जो वेजिटेबल मैटर है, उसको कंपोस्टिंग के द्वारा उससे मैन्योर बनाया जा सकता है, उससे फर्टिलाइज़र बनाया जा सकता है। बाकी जो एनिमल मैन्योर है और जो किचन वेस्ट वगैरह है, उससे बायोगैस भी बनती है। सरकार ने बीच में बायोगैस प्लांट लगवा के इस चीज़ को करने की कोशिश की थी, लेकिन शायद वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ, लोगों ने उसको यूज़ नहीं किया। लेकिन आज आप दोबारा से उसी डायरेक्शन में जाने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि जिस फ्यूल को आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे, फर्टिलाइज़र को बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे, वो हो ही नहीं रहा है, उसका रास्ता ही बंद हो गया है। तो वापस अपने ट्रेडिशनल जो लाइफस्टाइल था उसमें जाने में कोई बुराई नहीं है, हमें जाना चाहिए दोबारा उसकी तरफ। अगर समस्याएं आ रही हैं तो उससे डील करने का अगर वही एक सोल्यूशन है तो उसकी तरफ हमें जाने से कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए।